यहाँ तक का? हाँ, बताना। चलो मैं लिख रही हूँ, आप आगे नाम बताना। चलो बताओ फटाफट बेटा, किंगडम सब बताओ। एनिमेलिया, फाइलम, ऑर्डिटा, सब फाइलम, वेरी गुड। सुपर क्लास, वेरी गुड। एंड क्लास, ठीक है। तो हम लोग इसी इसी क्लासिफिकेशन में हम नेक्स्ट क्लास को देख रहे हैं, सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर, दैट इज द क्लास रेप्टाइल। ओके, रेप्टाइल्स। अभी हमने आपको बताया था कि जो बिफोर रेप्टाइल्स जो एरा है वो एम्फीबियन का गोल्डन एरा है। मतलब वो एक होता है कि रह रहे हैं, एक होता है कि राज से रहे। तो वो एकदम अपने छत्र चारों तरफ उनका राज हुआ करता था। लेकिन जब रेप्टाइल्स आए, तो रेप्टाइल्स आर द प्रीडेटर ऑफ एम्फीबियन। ठीक है, वो एम्फीबिया के प्रीडेटर। उसके बाद गोल्डन एरा चेंज हो गया और वो रेप्टाइल्स आए। और ये अब तक के इवोल्यूशन में एनिमल किंगडम का सबसे खतरनाक वाला एरा। अगर ये एरा कंटिन्यू रहता तो हम लोग नहीं आते, इवॉल्व नहीं होते। ओके, दैट्स वाई ये ऐसा फाइल ऐसा क्लास है जिसके स्पीसीज को एक्सटिंक्ट नेचर ने किया है। समझ रहे हो तुम? जैसे नेचर सेलेक्ट करता है ना, जैसे किसी घर में दो तीन बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल टाइप का निकल गया, मूवी की स्टोरी में दिखाता है, माँ को जोश आ जाता है, माँ रोते रोते मार देती है बच्चे को ही। मतलब ऐसा हो जाओ कि खुद ही मारना। समझ रहे हो? उसी तरीके से ये इस लेवल के खतरनाक थे डायनासोर वगैरह, और कुछ और रेप्टाइल्स भी थे, जहरीले रेप्टाइल्स बहुत थे, कि अगर वो सरवाइव करते तो बाकी एवोल्यूशन नहीं होता। ओके, बर्ड्स का एवोल्यूशन हो सकता था लेकिन मैमल्स का पॉसिबल नहीं था। ठीक है बच्चा? तो रेप्टाइल्स सक्सेसिव थे एम्फीबियन से। एंड एम्फीबियन से रेप्टाइल में जो मेन एडॉप्टेशन है वो उनकी स्किन में आपको दिखेगा, कि स्किन में जो एडॉप्टेशन आ गई, दैट इज कि उनको टेरेस्ट्रियल मूव करने में अब नीड नहीं है कि वो वाटर के पास जाए, या टेरेस्ट्रियल मूव कर रहे हैं रिप्रोडक्शन के लिए नीड नहीं है। दूसरा, टेरेस्ट्रियल मूव कर रहे हैं, उनको सरफेस उनके हार्ड हो चुके हैं, तो उनको ऐसा वेट वाली मॉइस्ट स्किन की नीड नहीं है। ठीक है, कि वो स्किन डैमेज हो। जैसे ये सपोज मिट्टी कंकड़ हर जगह आपको दिखते हैं रेप्टाइल, तो उस जगह पे इनको मूव करने में, जब सरफेस एरिया सब रफ है तो उस पे अगर इनकी मॉइस्ट स्किन होती, मतलब लचीली स्किन होती, लचीली अभी भी है लेकिन व्हाट आई एम सेइंग कंपैरेटिव, ओके, तो उसमें डैमेज ज्यादा हो। तो इनको स्केल्स मिल गए, जो स्केल्स आप देख रहे थे एब्सेंट थे टोटली कहाँ पे, एम्फीबियंस। ठीक है, स्केल्स का एडॉप्टेशन। एंड दूसरा, जो फर्टिलाइजेशन के बाद एग है, उस एग को वाटर की कंडीशन से पूरा टेरेस्ट्रियल डेवलप होने के लिए वहां पे क्या आ गया, शेल। तो एस से शेल है, एस से स्केल है। ये दोनों बहुत ही मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थी। जो देखो, लंग्स वगैरह का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था एम्फीबिया में भी। ठीक है, तो वो डेवलप होंगे। हार्ट है, हार्ट के चैम्बर डेवलप होंगे। ओके, हार्ट का जो आप ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई देख रहे हो, वो सप्लाई डेवलप होगी। ओके बच्चा, लेकिन ऑर्गन से मतलब मेन डेवलपमेंट क्या हुआ, वो उनकी बाहर के स्किन का। ठीक है, क्लॉज आ गए, पंजे मारना आ गया इनको। ठीक है, इस तरीके के। और जिनमें पॉइजनस ग्लैंड है वहां पे भी थी, अब यहाँ पे थोड़ा इवॉल्व पॉइजनस ग्लैंड। ओके बच्चा, क्लियर है? तो इसमें आप ब्रॉडली देखें तो आप रेप्टाइल्स में एक सुंदर वाला अच्छा वाला हर्बीवोर वाला रेप्टाइल है। ठीक, इसके अलावा सारे रेप्टाइल्स क्या है, कॉर्निवोर, घास मूली नहीं खाते। ठीक है, दे आर कॉर्निवोर। ओके बच्चा, ठीक है। अब जब पूरा का पूरा क्लास ही कार्निवोर जा रहा है, इसका मतलब वो खतरनाक है। हम्म, ठीक है बच्चा। इसमें जो रेंज आपको दिख रहा है, इसमें आप लिम्स पे देखो तो लिम्स इनके कैसे हैं। अभी फ्रॉग में आप लिम्स को यूज करके उसको जंप कर रहा था वो, ठीक है, मूवमेंट कर सकता था।
लेकिन यहाँ पे लिम्स को यूज करके वो मूवमेंट नहीं है, वो रेंग रहा है, मतलब दे आर लाइक अ क्रीपर, वो अर्थवर्म जैसे वो जमीन से जुड़े हुए हैं और लिम्स भी है उनके पास। तो जो भी लिम्स निकले हुए हैं वो कैसे इस तरीके से बाहर की तरफ निकले, वो इस तरीके से ही रहें। सपोज आपको लेटा दिया जाए और आपको अपने हाथ यूज करके खड़े या पैर यूज करके खड़े होने को न कहा जाए और आप रेंगना रेंग चलने को भी बोलते हैं, तो जस्ट आप जो 4 महीने 5 महीने पे बच्चा बकैया चलने के पहले घुटने को भी यूज करने के पहले जैसे रेंगता था ना, दैट इज क्रिपल। और वहीं से वर्ड आया है इनका रेप्टाइल। ठीक है बच्चों, फिर स्किन वाली चीज देख रहे हो, एडॉप्टेशन देखो, ये इनके डिजिट तो है, डिजिट पहले भी थे एम्फीबियन में, लेकिन ये इमेज ही शो कर रहा है क्लॉज को, इनके देखो क्लॉज निकल। ठीक है, क्लॉज आर एब्सेंट इन एम्फीबियंस। यहाँ पे देखो जो ये डेजर्ट का दिखा रहा है, डेजर्ट में इसके पास कितना अच्छा एकदम स्ट्रॉन्ग है। अब वहां की उसको, हालांकि ये बिहेवियरल पैटर्न को शो करते हैं, आप इकोलॉजी जब पढ़ोगे तो वहां पे आपको मैं बताऊंगी कि किस तरीके के एडॉप्टेशन, किस तरीके की इनके बिहेवियरल पैटर्न है कि ये रेगिस्तान में कैसे रहते हैं, इसलिए बोलते हैं रेगिस्तान रात को जिंदा होता है। ठीक है, वहां पे एनिमल्स वगैरह रात में ज्यादा मूव करते हैं, वहां रात में घूमना खतरनाक होता है, टूरिस्ट वगैरह को रिस्ट्रिक्शन दी जाती है, जो रहते हैं उनको रिस्ट्रिक्शन दी जाती है कि अब आप रात में ना निकलें। ठीक है, क्योंकि ये एनिमल्स जो भी वहाँ के स्नेक्स हैं, लेजर्ड्स हैं, ये क्या रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं, तो उसको बोलते हैं सन बास्किंग। ठीक है, जब सन रहेगा तो वो अपने को बास्क कर लेंगे, छुप जाएंगे। ओके, और जब शाम होगी तो वो निकल जाएंगे और रात इनके लिए मौजा मस्ती वाली होगी, हम बढ़िया घूमते। ठीक है, तो हंटिंग ये रात को करते मेनली। तो उस तरीके का एडॉप्टेशन, बरोइंग करना जरूरी है उसके लिए, तो हर एक इमेज एक एडॉप्टेशन को शो कर रही है। क्लियर है? ये वाली इमेज कल भी मैंने बताया था थोड़ा सा, कैमोफ्लेज को शो कर। अब ये हंटर है, हंटर है तो इनको भी हंटिंग करेगा कोई। ठीक है, ऐसा नहीं है टॉप कॉर्निवोर नहीं है, कुछ है इसमें टॉप में है, लेकिन इनकी जो कैमोफ्लेज की, तो देखो छोटे एनिमल से आपने इंसेक्ट में भी देखा, मैंने आपको लीफ इंसेक्ट भी दिखाया था, बुडिस्ट इंसेक्ट भी दिखाया था, उन सभी में भी कैमोफ्लेज ही थी, यहाँ पे भी कैमोफ्लेज है, गिरगिट। ओके, फिर ये आपको स्नेक का माउथ दिख रहा है, दिस इज अगेन प्रोट्रूसिबल टंग आ चुकी थी, लेकिन प्रोट्रूसिबल टंग और ज्यादा एक्टिव है, मस्कुलर एक्टिविटी है, और वो बाइफिड है, दो पार्ट में डिवाइड है, आगे की तरफ से बाइफिड मिलेगी आपको। ठीक है बच्चा, तो ये तो हुआ थोड़ा सा जनरल कि आप समझो कि क्या आप पढ़ने वाले हो, क्या आप देख रहे हो। नाउ कम टू थ्योरी पोर्शन। रेप्टिलिया क्लास नेम रिफर्स टू क्रीपिंग और क्रॉलिंग। मोड ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन इज व्हाट, मूवमेंट विद डिस्प्लेसमेंट। ये मैं शायद तुम्हें 10 बार बता चुकी हूँ और आगे 20 बार और बताऊं, क्योंकि ये बहुत कॉमन सी चीज है जो मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस को शो करता है। मूवमेंट विद डिस्प्लेसमेंट, तो क्रॉलिंग मोड से वो लोकोमोशन कर रहे हैं, मतलब उनकी जगह चेंज हो रही है, वो आगे बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। ओके बच्चा, लैटिन वर्ड है, कहाँ मैंने ग्रीक वर्ड बताया है, कहाँ मैंने लैटिन वर्ड बताया है। अगेन मैं कह रही हूँ तुम लोग बहुत अच्छे एरा में आ गए हो कि कंपटीशन का लेवल डाउन हो रखा है, अदरवाइज यही सब क्वेश्चन टफ हो जाते कि कौन सा लैटिन है कौन सा ग्रीक है, उसके भी चार्ट बनाने पड़ते। तो लैटिन रेप्टम से आ रहा है, टू क्रीप और क्रॉल। लैटिन लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज, इंग्लिश डेड लैंग्वेज नहीं है तो, है ना, नए वर्ड जोड़े जा सकते हैं, लैटिन वर्ड में नए वर्ड नहीं जोड़े जा सकते, वो डेड लैंग्वेज है, जो है वो डिक्शनरी फुल है। मीजोजोइक एरा, जुरासिक पीरियड। ठीक है, मेसोजोइक एरा वाज द गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स रूल्ड द लैंड, वाटर एंड एयर। देखो चारों तरफ है, आपको पता है कि रेप्टाइल्स में भले ही एडॉप्टेशन आया है, लेकिन आप जब क्रोकोडाइल की बात कर रहे हो या स्नेक की बात कर रहे हो, ठीक है, वाटर में भी रहते हैं वो, क्रोकोडाइल तो वाटर का ही है। तो उस तरीके के एडॉप्टेशन है, मतलब उन्होंने लैंड में, वाटर में, और जो फ्लाइंग रेप्टाइल्स वगैरह हैं वो सब एयर में भी एक तरीके का उनका वर्चस्व होगा। ठीक है, इन मीजोजोइक एरा, बट मोस्ट ऑफ देम, देखो आपने डायनासोर की मूवी भी देखी होगी, उसमें भी फ्लाइंग डायनासोर देखे हो, दैट आर द प्रिकर्सर ऑफ बर्ड, मतलब वो वहां से बर्ड का ओरिजिन होगा। ओके, उनकी अभी मैं दिखाती हूँ उनकी इवोल्यूशन में श्रिंकिंग आई, जब बर्ड की बात करेंगे तो वहां पे बात करेंगे।
Mesozoic era, but most of them became extinct about 60 million years ago. ये आप ध्यान रखो, ऐसा मैंने किसी और फाइलम और क्लास में अभी तक बात नहीं की कि उनको नेचर ने एक्सटिंक्ट कर। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अदरवाइज यही होता है। स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज नोन एज हर्पेटोलॉजी। रेप्टाइल पूछेगा तो ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, स्नेक्स। ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग पहले जो सिलेबस होता था उसमें स्नेक्स पे काफी क्वेश्चन आते हैं। आपको अभी भी मिलेंगे एमसीक्यू में, टाइप्स ऑफ स्नेक्स, पॉइजनस स्नेक, ठीक है, फ्लाइंग स्नेक्स, इस तरीके के स्नेक्स वाले एग्जांपल मिलेंगे। तो सर्पेंटोलॉजी स्टडी ऑफ रेप्टाइल, हर्पेटोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक्स, सर्पेंटोलॉजी। दीज आर कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड में सिर्फ और सिर्फ बर्ड और मैमल्स हैं। ठीक है, तो बाकी सब आपको क्या याद रखना है कि दे आर कोल्ड ब्लडेड, पोक्लोथर्मिक, एक्टोथर्मल, उनको बाहर की टेम्परेचर से, एनवायरमेंट से इफेक्ट होगा। रेप्टाइल्स वर द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट। फर्स्ट वर्टिब्रेट टेरेस्ट्रियल कौन होंगे, एम्फीबियन। सक्सेसफुल मतलब रिप्रोडक्शन के लिए वो वाटर में जाने की नीड नहीं है। हाँ, जो एक्वेटिक है वो तो एक्वेटिक है, इज इट क्लियर? वो दूसरी बात हो गई, उनका हैबिटेट एक्वेटिक है। देखो, हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनको रेप्टाइल बोल रहे हैं, न कि हैबिटेट की वजह से बोल रहे हैं। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट इकोसिस्टम का पार्ट है। वहाँ बारिश कैसी हो रही है, वहाँ टेम्परेचर कैसा है, वहाँ वाटर बॉडी कैसी है, उस सबसे वहाँ लैंड एरिया कैसा है, वो डिसाइड करता है कि फाइनली वहाँ का हैबिटेट कैसा बने। इज इट क्लियर बच्चों? तो हम जब किंगडम की बात कर रहे हैं या हम क्लासेस के अंदर देख रहे हैं, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली। उसके बाद वो लैंड में है, वाटर में है, वो डिफरेंट पार्ट होगी। छोटे केस में चल रहा था क्योंकि वाटर में ही लाइफ की ओरिजिन हुई थी। फिर हमने इंसेक्ट में देखा, आर्थ्रोपोडा में देखा, वो वर्सेटाइल थे। अगेन यहाँ पे भी वर्सेटाइल मिले, फिर मैमल्स में भी वर्सेटाइल मिले, फिर बर्ड्स में भी आपको कुछ बर्ड्स मिलेंगी जो पानी में तैर सकती हैं लेकिन पानी के अंदर नहीं रहे। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल पे क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा, दे आर रेप्टाइल्स। मेन पॉइंट वही है, एग के पास शेल है, अब एग के अंदर फ्लूड प्रेजेंट है, फूड प्रेजेंट है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को हेल्प करेगा। ओके बच्चा, बट सम आर आल्सो फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। दिस इज हैबिटेट, अबाउट हैबिटेट। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। हेड, नेक, ट्रंक, टेल, ध्यान रखना है ना। Exoskeleton is made up of horny epidermal scales, scutes. This is very important point of reptilia. Scales तक ठीक है, सब में है, लेकिन scutes अगेन किसी किसी में। जैसे आपको स्नेक क्लियर दिख रहा है, उसकी स्किन स्लिपरी दिख रही है, लेकिन आप क्रोकोडाइल देखो, मगरमच्छ देखो, तो उसमें आपको उभाड़ दिख रहा है ना, उसके स्किन में कांटे जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। देखा है कि नहीं, कभी जू गए हो कि नहीं तुम लोग? तो क्रोकोडाइल वगैरह देखा है? ठीक है, तो उसके स्किन में उभाड़ दिखती है, तो वो क्या होता है, स्कूट्स। ये एक्सोस्केलेटन है बेटा, ध्यान रखना, ये स्किन का उभार है, ये आपका एकाइनोडर्मेटा जैसा नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, अंदर कोई आपने स्केलेटन बनाया और उसके ऊपर स्किन को बिछाया तो उसने स्केलेटन का शेप ले लिया, तो वो क्या हुआ, रिजल्टेंट ऑफ एंडोस्केलेटन, जो आपको दिख रहा था एकाइनोडर्मेटा। अभी हम क्या कह रहे हैं, स्किन पे एपिडर्मल स्कूट्स हैं। ठीक है, स्केल और स्कूट्स, हॉर्नी, हॉर्नी एपिडर्मल, इससे भी हार्म पहुंचा सकते हैं, उसमें रिजिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, हार्ड है। स्किन इज ड्राई, अभी क्या था, मॉइस्ट था, एम्फीबियन में मॉइस्ट स्किन, ड्राई, कॉर्निफाइड, ठीक है, डिपोजिशन होगा, स्केली है, कॉर्निफाइड, ओके, रफ है, एंड नॉन ग्लैंडुलर, म्यूकस ग्लैंड वगैरह की अब नीड नहीं है, अब सुखा के रखना। ठीक है, जब मॉइस्ट स्किन थी तो उससे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो रहा था, तो उसको क्या रखना था, मॉइस्ट वेट। अभी क्या रखना है, ड्राई रखना। ओके बच्चा, इसलिए क्या है, नॉन ग्लैंडर। स्नेक्स एंड लेजर शेड देयर स्केल एज स्किन कास्ट। ठीक है, इसके बारे में पहले भी बात हुई थी, मोल्टिंग। अब स्नेक्स कैसा है, स्नेक पूरे के पूरे बॉडी का मोल्डिंग करता है,
फुल बॉडी। ये भी कैसा हो रहा है बेटा, अंदर से स्नेक की साइज बढ़ रही है, बाहर से उसकी जो स्किन है उसमें वो फिट नहीं हो रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, नई स्किन डेवलप कर रहा है और पुरानी वाली धीरे धीरे लूज होगी, एंड दिस इज रियली वेरी पेनफुल स्टिल। स्किन स्नेक को इसमें बहुत पेन होता है। इस टाइम अगर स्नेक को किसी ने छेड़ा तो वो काटेगा ही काट, मतलब जो पॉइजनस है उससे फिर कोई बचा नहीं सकता। एक होता है ना कि स्नेक भागेगा, इस टाइम वो भागेगा नहीं, काटेगा। मोल्टिंग इज द स्टेज जिसपे उसको बहुत टाइम लगता है, ग्रेजुअल होता है, वो खुद हट जाता है भीड़ भाड़ से, रहता है जहाँ पे वहां पे, जैसे कोई पुराने पुराने घर होंगे ना, तो वहां पे इनके ऐसे मोल्डिंग किया होगा पूरे के पूरे मेले में, तो वो कैसे ना धीरे धीरे अपनी बॉडी को उसमें से निकालता है। तो माउथ साइड से वो निकलेगा तो धीरे धीरे उसकी स्किन डेवलप हो रही है और पूरा टेल तक वो निकलेगा। तो जब तक टेल तक वो निकलेगा नहीं तब तक वो पूरे पेन में रहता है ना। और जब आपको किसी पुरानी खंडहर या घर कोई बंद है वहां पे ऐसे स्केल मिलते हैं बड़े बड़े, तो हम उसको कहते हैं कि यहाँ पे स्नेक रह रहा हो, ये एक आइडेंटिफिकेशन। हम लोग भी जहाँ छोटे छोटे पे रहते थे तो मेरे पापा इंजीनियर थे, वो एग्रीगेशन में, तो सिंचाई विभाग का थोड़ा सा आउटर लोकेशन, आउटर मीन्स ऐसे ही समझ लो रत्नागिरी जैसा, तो पेड़ पौधे बहुत, तो बहुत कॉमन था। सांपों को देखना मतलब कॉमन। तो एक अंकल जी थे, वो अकेले रहते और बड़ा सा घर है, ठीक है, तो उनके दो कमरे में ऐसे स्केल मिलते रहते हैं। मैं तो होती थी कैसे रहते हो आप, तो उनके घर में अगर तुम शांत रह लोगे ना तो थोड़ी देर बाद कहीं से ऐसे लगेगा कौन कोई फुंकार रहा है और वो बड़े आराम से। तो दैट इज द काइंड कि वो उनका हैबिटेट हो गया, बड़ा सा घर है, उधर अंकल जा नहीं रहे दो तीन कमरों की तरफ, एंड उसके बाद आगे वाले कमरे में वो रह रहे हैं और उधर उन्हीं का घर है, और कोई पीछे खूब बगीचा है उसमें खूब पेड़ पौधे। तो दिस इज वेरी, वो यहाँ वहां पे बहुत कॉमन था। एक बार मैंने ही देखा था, लाइन से 10 स्नेक जा रहे, ठीक, तो काउंट कर रहे थे हम बच्चे बच्चे दूर खड़े होके, 1 2 3, तो हरे वाले थे वो नॉन पॉइजनस होते हैं, वो एक के पीछे एक पूरा जा रहे। तो होते हैं ऐसे एरिया जो उनके घर होते हैं एक्चुअली, और उस जगह हम लोग चले जाते हैं, इंसान चले जाते हैं, तो वो उनके घर में जब हम जाते हैं तो वो हमारे घर में दिखना स्टार्ट कर, ठीक है बच्चा। तो मेन हम क्या बता रहे थे, और लिजर्ड के केस में कैसा है, वो पैचेस में निकले, कभी देखा है ऐसा, पैचेस में, पूरा का पूरा लेजर्ड का आपको स्केल नहीं मिलेगा, वो स्किन जैसा छोटे 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 टुकड़े टुकड़े में छोड़, दोनों में फर्क है, ठीक है। ऐसा फर्क मैंने तुम्हें बार्क में बताया, एक रिंग बार्क बताया था और एक पैचेस में बार्क निकलती है, छाल, प्लांट के केस में, याद है पूरा। हम्म। लिम्स व्हेन प्रेजेंट, ध्यान रखना, टेट्रापोडा से आप निकाल नहीं सकते हो स्नेक को या अनदर पाइथन वगैरह को ये बोल के कि उसके तो लिम्स नहीं, ओके। वो रेप्टाइल है और वो टेट्रापोडा के अंदर है, इवोल्यूशन में उसके लिम्स को रिड्यूस किया गया, उसके रिमिनेटेंट्स उसके बॉडी में प्रेजेंट है ना। तो लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर एंड ईच लिम्स हैज 5 डिजिट। एम्फीबिया में क्या था, 4 लिम्ब में 4 डिजिट्स, ठीक है, एंड हिंड लिम्ब में 5 डिजिट। अभी क्या है, सारे लिम्स में 5 डिजिट, पेंटाडेक्टाइल, ठीक है बच्चा। ईच डिजिट हैज इनकर्व स्नेल्स, नेल्स, ठीक है, इनकर्व मतलब थोड़ा सा आपको ऐसा, स्नेक्स आर लिम्बलेस। अब कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल पे आ जाए, तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल दिखेगी, फाउंड इन दीज एनिमल्स विच ओपन इनटू क्लोएका। क्लोएका चल रहा है बेटा, एम्फीबिया में भी क्लोएका था, फिशेस में क्लोएका था सिर्फ कॉन्ड्रिक्थिस में, ऑस्ट्रिक्थिस में क्लोएका एब्सेंट था, एम्फीबिया में क्लोएका प्रेजेंट है, रेप्टाइल में क्लोएका प्रेजेंट है, बर्ड्स में क्लोएका प्रेजेंट है, मैमल्स में क्लोएका एब्सेंट होता है, कुछ एक्सेप्शन के साथ, ठीक है बच्चा। विच ओपन्स इनटू क्लोएका। टीथ आर एक्रोडोन, चलो आज तुम लोग बताओगे व्हाट इज एक्रोडोन, कैसा अपीयरेंस रहेगा। हम ऑप्शन दे रहे हैं, जॉ के ऊपर है, जॉ के अंदर सॉकेट के अंदर है, या जॉ में हाफ अंदर है हाफ ऊपर है। हाँ, जॉ के ऊपर है, एकदम प्रिमिटिव टाइप का एक्रोडोन। प्लूरोडोन हाफ अंदर, ठीक है, एंड थीकोडोन। तो आपको रेप्टाइल्स में सभी तरीके के टीथ दिख गए, एक्रोडोन, प्लूरोडोन एंड थीकोडोन।
टंग इज प्रोट्रूसिबल, ठीक है, मूवमेंट कर सकती है, बाहर निकल रही है, और इवन अभी मैंने दिखाया भी था, अच्छा खासा बाहर निकल रहा है, बाइफेड है, प्रोट्रूसिबल। ओके, कैप्चरिंग में भी हेल्प करता है। ठीक, अभी आप लिजर्ड वगैरह को देखो, ठीक है, छिपकली को देखो, तो छिपकली को कभी वॉल पे मूवमेंट करते हुए देखते हो? कभी गिरते हुए देखा है छिपकली को? हाँ, एकदम कांप के गिरती है, डरती है वो बहुत तेज। आप उसको एक पैर ऐसे करोगे, वो पहले तो भागेगी और कभी कभी फॉल कर जाएगी। वो उसके क्या है, क्लॉज का जो होल्डिंग कैपेसिटी है ना, जो सरफेस टेंशन वगैरह होता है उस पे वो बहुत ज्यादा फिट नहीं है, और ग्रेविटी तो वर्क कर ही रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एवरीवेयर, मतलब नॉर्मल एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो उस केस में वो फॉल हो जाती है, और जब गिरती है तो उसकी बॉडी का एकदम अच्छा वाला आवाज भी आता है। कभी मतलब बिना देखे भी आप बता सकते हो, मुझे तो आवाज की पहचान है कि वो छिपकली के गिरने की आवाज, समझ में आता है, ठीक। तो टंग इज प्रोट्रूसिबल, तो छिपकली को देखोगे तो वो धीरे धीरे लाइट वेट जहाँ पे जलती है, छोटे छोटे कीड़े वीड़े रहते हैं, तो वो वहां पे प्रोट्रूसिबल टंग से फीड करती है, ना कि हाथ से लाएगी या इस तरीके। तो प्रे में रोल प्ले कर रही है ये टंग, ठीक है। कैमलियन ये हमारा अच्छा वाला है, ठीक है। शेल होता है लेकिन मोलस्का में नहीं डालना आप गलती से भी, टॉर्टोइस टर्टल को, ओके बच्चा। तो ये स्केल का मॉडिफिकेशन ही है। इनकी बॉडी फ्रेजाइल होती है, इनको कवच की जरूरत होती है, अपर साइड से भी लोअर साइड से भी। पहले इनका भी पूरा ऑर्डर डिटेल में पढ़ा जाता था, यहाँ से क्वेश्चन आते थे, ठीक है। फिर आप ये स्केल्स के मॉडिफिकेशन देख रहे हो, शाइनी दिख रहा है आपको काफी अपेयरेंस, ठीक है। ये वेंट्रल साइड से छिपकली वगैरह का है, देखो स्केल्स, ठीक है, प्रॉपर पैचेस और जॉइंट है उनके बीच। अब ये जब एक्सोस्केलेटन को वो शेड ऑफ करेगा, तो कोई पूरा का पूरा मोल्टिंग करेगा पूरी बॉडी से, और कोई पैचेस में कर, ठीक है। ये 5 डिजिट 1 2 3 4 5, और सभी में देखो आगे की तरफ कर्विंग दिख रहा है, दिस क्लॉज, ठीक। ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड रहेंगे हमेशा इसी तरीके से 90 डिग्री, ये आगे की तरफ नहीं आ सकते, है ना। देखो ये डॉर्सल हो गया, ये वेंट्रल हो गया, ठीक। आईज तो बढ़िया अच्छी वाली डेवलप होगी, स्मेल इनका काफी स्ट्रांग होता है। कॉन्सेप्ट वही याद रखो, एकदम जमीन पे चल रहे हैं, ये रेंग रहे हैं, तो जो जितना जमीन से पास है उसकी स्मेल की एबिलिटी उतनी स्ट्रांग है। फिर फैंग ध्यान रखना है आपको, पॉइजनस टीथ ऑफ स्नेक, और भी टीथ है उसके, ये क्वेश्चन आता है, फैंग लिख लेना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगी बेटा, पॉइजनस ग्लैंड होगी, पॉइजन भरा रहे। जैसे आपने कलर्स का नागिन वाला कौन सा सीरियल आता है, नागिन ही नाम है ना सर, ठीक है। तो बढ़िया एक ग्लास लेती हैं और धीरे से ऐसे हो जाता है, वो क्या हुआ, उन्होंने टिप से निकाल दिया पॉइजन, बकवास होता है एकदम, ठीक है। मैं भी जब मैंने बताया अभी, जैसे तो मैं हिंट दिया कि मैं जहाँ रहती थी वहां नागों का, सांपों का कैसा बसेरा हुआ करता था, ठीक। इवन नाग नागिन का पेयर देखना बहुत रेयर है, वो भी हम लोगों ने देखा है। और मैं इतनी ओवर एक्साइटेड रहती थी कि एक बार मेरा ट्यूशन क्लास चल रहा था और आवाज आ रही थी कि कहीं नाग निकला है, और वो फन वाला देखने में तो बहुत मजा आया, ठीक है। भाई मेरे हानो में भगवान जी आज के डेट में मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन उस टाइम मैं बहुत, मतलब पढ़ना, यहाँ से वहां ढूंढना, कहानियां सुनना, पुरानी पिक्चरें, नागिन निगाहें, सब सीरीज देख डालना, वो सब मेरा एक अलग टाइप का इंटरेस्ट होता है। तो एक बार मैं क्लास ले रही थी, तो उसी टाइम निकला हुआ था, तो बाहर हलचल से समझ में आ जाता, मैं रोने लगी कि मुझे जाने दीजिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, मुझे देखना है। तो सर बोले नहीं जाना है। पापा भी डांटे कि अरे वो बहुत जहरीला है, बहुत बड़ा है, नहीं जाना है, वो रूम में फंसा हुआ है, निकल नहीं रहा। मैंने कहा वो सब लोग बोल रहे फन वाला है, मुझे देखना है, ठीक है, वो फन उठा के बैठा हुआ है, नहीं जाने दिए तो नहीं जाने, ठीक है। तो ऐसे अच्छे, मतलब वैरायटी भयंकर भयंकर वाले सांप उस एरिया में निकलते थे। तो वहां पे एक आंटी थी, वो एक बार क्या बोली, जैसे मड़ी वड़ी की कहानी चलती थी ना, नागमणि, ये वो, तो वो बोली रात को हम उठे थे, बहुत उजाला था, इच्छाधारी नाग नागिन थे, रूप बदल रहे थे, और मणि भी दिखी, पूरी कहानी हमारी कॉलोनी में चल रही है कि मम्मी पापा सच में होते हैं क्या। मैं फिर कि मैं रात को जगूंगी, उजाला होगा तो मैं खिड़की के बाहर देखती थी कि उजाला हुआ क्या, कल आंटी को दिखा था तो मतलब मुझ पे काफी ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस था वहां के स्टोरीज का।
और वही इवेंचुअली एक डर में कन्वर्ट हो। ठीक है, जिसे कहते हैं ना नाइटमेयर। और आज के लिटरली बेटा कंडीशन ये है कि मतलब मैं बिना रात को चेक किए तो कभी सो ही नहीं सकती, और मेरे थर्ड फ्लोर पे रहने का वन ऑफ द रीजन ही यही है, मैं कभी ग्राउंड फ्लोर पे रहना पसंद नहीं करती। ठीक, ग्राउंड फ्लोर मतलब फिर एकदम बढ़िया सिटी विटी हो जहाँ चांसेस बहुत कम से, तभी मैं रहती हूँ। और जब हम लोगों का यह वाला घर था तो भी मैं नीचे टॉर्च वॉर्च सब ऊपर नीचे सब देख के तब सोने जाती। मच्छरदानी में मच्छर के लिए नहीं लगाती थी, लिटरली बताओ, मैं छोटे पे बिना पापा से मच्छरदानी मॉस्किटो नेट जिसको बोलते हैं वो लगा के नहीं सोती, कि उसको हटा दोगे तो मैं सो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सांप अंदर ना आए। तो इस तरीके के फिर वो डर में कन्वर्ट हो गया, और वो मेरे मम्मी पापा के लिए फिर गड़बड़ हो गया कि ये तो बहुत ही ज्यादा डर गई है। और वो आज तक मेंटेन है, मैं बड़ी होती गई लेकिन वो मेंटेन। तो किसी चीज से आपको बहुत डर लगता है तो वो मेरे लाइफ में है, और लिटरली मुझे दिखते भी है, दिख जाते हैं। मतलब मैं अगर बहुत ज्यादा सोचूंगी ना वो दर्शन देने भी आ जाते हैं, फिर मैंने वो सोचना भी बंद कर दिया कि मुझे सोचना ही नहीं है। आराम से, मतलब मैंने मेरे मेरे घर में सबसे ज्यादा आसपास जब सांप की बात होती तो मैंने ही देखा है। इवन एक बार मैं ट्रेनिंग के लिए गई थी, जब मेरा कंप्लीट हुआ था तो फार्मा का मुझे जो जॉब मिला था वो मैं मेरे जीजा जी फार्मा इंडस्ट्री में इधर थाने में जीएम, तो प्लांट मैनेजर है, तो वो बोले ऐसे ही सीखने आ जाओ। मैंने कहा ठीक। अभी एक हफ्ता ही हुआ था, ब्रश कर रही थी और ऐसे बढ़िया ग्रीनरी देख रही थी और हलचल हुई, मैंने कहा सांप। फिर मैं उस दिन तो चलो ठीक, पापा को कॉल करके बताई इनके तो बाउंड्री के बाहर ही सांप घूमता है। तो फिर पापा बोले ठीक है कोई नहीं आराम से, और मैं एमएससी कर चुकी थी बड़ी। फिर मैं एक दिन फार्मा से लौट के एक जन के साथ ही आती, तो एक जने के फ्री मतलब बंद फ्रिज के अंदर सांप था। मैंने अगले दिन बोला मुझे टिकट कराओ पापा, मैं यहाँ रह ही नहीं सकती। तो फिर मैं वहां से जॉब छोड़ के एकदम 28 दिन भी नहीं होता, मतलब एक मंथ का भी कोई ट्रेनिंग मैंने कंप्लीट की, और मैं वहां से छोड़ छाड़ के भाग। तो इस लेवल का डर बैठ जाता है। बट ठीक है, अपना ये डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करना बायोलॉजी का पार्ट है, और नेचर ने भी उनको एक्सटेंड किया है। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि 3 से 4% भी पॉइजनस नहीं, डर है उनका, डर ज्यादा है। जो स्पीसीज है वो पॉइजनस ज्यादा नहीं है। चलो वापस आ जाते हैं। रेस्पिरेशन अकर थ्रू लंग्स थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, तो कोई लार्वल स्टेज या कोई गैस वाला चीज आपको यहाँ पे अभी मेंशन नहीं करना है। थ्रू आउट द लाइफ क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन वाया लंग्स, इवन इन एक्वेटिक बोथ। ठीक है, एक्वेटिक में भी लंग्स होते हैं। हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट 4 चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल। अब यहीं पे आप ऊपर एक नोट लिख लेना, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट इन क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। आगे 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि रेप्टाइल्स के 3.5 है। एग्जैक्टली क्या है? 3.5। जब आप इसको इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो तो दिस इज 3.5। 3 चैम्बर्ड में मैंने क्या बनाया था? कार्टून बनाया था ऐसे, ए वी। ओके, और ऐसे ब्लॉक बना दिया था। तो ये वाला दीवार हमने खड़ा कर लिया, ये वाली दीवार हमने खड़ी कर दी। यहाँ से यहाँ के लिए खिड़की दरवाजे लगे, ठीक है, ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा। अभी क्या आएंगे? यहाँ पे आधी दीवार, समझ में आया? तो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्ट आंसर क्या है? 3.5। समझ में आया? आधा सेप्टम है, दिस इज वॉल। वेंट्रिकल अभी लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में डिवाइड नहीं हुआ है, लेकिन वेंट्रिकल में क्या हो गया है? सेप्टा बनना स्टार्ट हो गया, मजदूर लगा के काम स्टार्ट हो गया था, फिर मजदूर छुट्टी पे चले गए तो पूरी की पूरी दीवार अभी नहीं बनी। लेकिन क्रोकोडाइल आते आते आपको यही क्या होगा? इस तरीके से डिवाइड हो गया, तो दिस वन बिकम लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन बिकम राइट वेंट्रिकल, और हो गया आपका 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, तो क्रोकोडाइल इज द एक्सेप्शन ऑफ रेप्टाइल्स विच हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। अदरवाइज या तो आप 3 चैम्बर्ड करो या तो आप 3.5 ऑप्शन में है तो इसको करोगे, दिस विल बी प्रिफर्ड। अब बताओ मुझे, क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से सुनो। जब ये 3.5 चैम्बर्ड हार्ट है तो इसमें ऑक्सीजन और CO2 का जो कंसेंट्रेशन होगा कंपेयर टू एम्फीबियन, उसको रिलेट करके मुझे एक्सप्लेन करो कि कैसा ब्लड रहेगा। ये मिक्स ब्लड रहेगा यहाँ पे, या ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड सेपरेटेड रहेगा,
क्या मिक्स ब्लड रहेगा लेकिन कंसेंट्रेशन एम्फीबिया से कम होगा, ऐसा मिक्स ब्लड रहेगा। चलो करेक्ट है। फातिमा, प्रणव, रिदा, तुम लोग भी बताओ। मिक्स ब्लड रहेगा। और कंसेंट्रेशन से क्या बोल सकते हो? कंपेरेटिवली कम रहेगा। ठीक है, कम मतलब पॉइजनस मतलब वेनम वाला क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि कम, क्योंकि अगेन कॉन्सेप्ट वही है। डीऑक्सीजनेटेड इधर से आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड इधर से आ रहा है, इसको पूरी बॉडी को भेजना रहता है बेटा वापस, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और इसको बॉडी से लेना रहता है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये जब आ रहा है तो ये लंग से आ रहा है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आ चुका है। ठीक है, लंग से आएगा, ये छोटे से डिस्टेंस से आता है और ये प्रेशर से ज्यादा आता है, और जब इस प्रेशर से आएगा और इसको पंप करेगा यहाँ से दोबारा, अभी वेंट्रिकल एक ही है, ठीक है, लेकिन वेंट्रिकल पंप करेगा उससे पहले ये दोनों की मिक्सिंग कम होगी कंपैरेटिव टू एम्फीबिया, क्योंकि आधे में तो वो सेप्टा लगा हुआ है, जब वो नीचे पहुंचेगा तो यहाँ पे मिक्सिंग होगी, यहाँ वाला तो मिक्सिंग नहीं होगा। तो ओवरऑल क्या होता है, मिक्स ब्लड रहता है लेकिन लेस वेनस कंपेयर टू एम्फीबिया। इज इट क्लियर? और अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्रोकोडाइल में कैसा ब्लड है, देन आप क्या बोलोगे? सेपरेटेड है, मिक्स नहीं होगा, फोर्थ चैम्बर आ चुका है। राइट वाला टोटली CO2 रिच को कैरी करता है एंड लेफ्ट वाला ऑक्सीजन रिच को कैरी करता है। तो जब इधर से ब्लड जा रहा है इस कमरे में जो है वो जा रहा है, वो इससे क्यों मिक्स होगा? ठीक है, इट इज सेम लाइक जैसे मैं अभी कहूँ कि आप बायो के स्टूडेंट्स है, वो मैथ्स के स्टूडेंट है, एकाएक कुछ हुआ और प्लान हो गया कि फिजिक्स की आज कॉमन क्लास चली, और हमने अलाउ कर दिया कि जाओ क्लास में बैठो, वो बड़ी वाली क्लास है सब बैठ जाओ। तो तुम ऐसे नहीं जाओगे कि बायो वाले एक तरफ चले गए, तुम अपने अपने दोस्तों के पास चले जाओगे, पता है उधर भी दोस्त है तुम्हारे। ठीक है, तो फटाफट तुम क्या हो गए, मिक्स हो गए। तो तुम अगर ऑक्सीजनेटेड हो, वो डीऑक्सीजनेटेड है, और एक चैम्बर में चले गए तुम लोग, तो तुम कैसे हो गए, मिक्स हो गए। लेकिन दिस इज द फैक्ट कि आप बायो वाले हो, वो मैथ्स वाले, ये भी फैक्ट है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अब हम जब बायो और मैथ्स पढ़ा रहे थे तुम अलग अलग चैम्बर में बैठे हो, सेम उसी वक्त, सेम उसी तरीके से यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, लेकिन अभी हम किस पे फोकस कर रहे हैं कि उसमें जो ऑक्सीजन और CO2 प्रेजेंट है उसकी क्या कहानी चल रही है, वो कैसे मिक्स हो रही है। तो लंग्स आ चुके हैं, लंग्स हैं, डेवलप्ड लंग्स रहेंगे बेटा, और इनसे ऑक्सीजन को मिक्स किया जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके वापस हार्ट में सप्लाई दे दी जाएगी। ठीक है, फिर से एक सर्कल बनाते चलो। बॉडी, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, तुम लोग बताओ, फटाफट बताओ। लेफ्ट, क्या ऑरिकल वेंट्रिकल? ऑरिकल, फिर वेंट्रिकल, फिर राइट ऑरिकल, देन वेंट्रिकल, देन बॉडी। तो ये वाला जो ब्लड गया ये है मिक्स। ठीक है, लेकिन कंपेरेटिवली इनका कंसेंट्रेशन लो है कंपेरेटिवली एम्फीबियंस। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है? हाँ, अभी जब हम यहाँ पे बोलेंगे क्रोकोडाइल, बर्ड्स या मैमल्स, तो इसी कहानी में क्या है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, देखो हम क्या ऐड कर रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, अलग अलग जा रहा है। क्लियर है सबको? चलो। यस बेटा, साइनस वेनस इज इल डेवलप्ड। कल दो तीन पॉइंट छूट गए थे बेटा, वही ये सर्कल बनाने के बाद हम आगे चले गए थे, तो वहां पे भी यही था, साइनस वेनस इज इल डेवलप्ड था एंड ट्रंकस आर्टियोसस एब्सेंट था। ये ध्यान रखना है आपको, ये क्या थे, ये वही है ब्रोंकस वाला जो आपने लिखा था ना, उसी के डिफरेंट डिफरेंट नाम है, मतलब ब्लड को लेके आने वाला जो है दैट इज वेनोसस, लेके बाहर जाने वाला क्या था, आर्टियोसस। अब देख रहे हो कि जो चैम्बर है वो अपने आप में बड़ा होता जा रहा है, वो डेवलप हो गया, तो उसको बाहर किसी कैविटी की नीड नहीं है।
तो पहले एक कैविटी को गायब किया गया जिससे ब्लड जा रहा था, ये एब्सेंट हो गया, एंड जिससे ब्लड आ रहा था वो कैविटी क्या हो गई, साइनसेस बोलते हैं उसको। साइनसेस मतलब छोटी कैविटी जिसमें फ्लूइड भरा है। यहाँ पे क्या ब्लड भरा हुआ है तो ब्लड साइनसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड साइनसेस, वेनोसिस जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वेनोसिस से आपको ध्यान दें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड CO2 रिच होगा। आने के पहले अभी इल डेवलप, इल को वेल मत कर लेना, दिस इज इल मतलब लेस, रिड्यूस्ड होगी, फिर गायब हो जाएगी, इवन यहीं पे गायब हो जाएगी क्रोकोडाइल के केस में। हार्ट के अंदर ही चैम्बर आ गया, अब वो क्या कर रहा है ना, वो जितना बड़ा चैम्बर रहेगा उतनी उसको ताकत लगती है। आप इसको वॉल्यूम रेशियो से समझो, ठीक है। तो वेंट्रिकल की मसल्स थिक होती जाती, और हम लोगों में वेंट्रिकल के चैम्बर या फोर चैम्बर हार्ट में वेंट्रिकल की जो मस्कुलर लेयर है दैट इज थिक। वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो उसको बाहर की तरफ ब्लड भेजना है, चाहे आप राइट से बात करो तो वो लंग्स में जाएगा, लेफ्ट से बात करो तो बॉडी में जाएगा, तो दूरी में जा रहा है। ऑरिकल को क्या करना है, ऑरिकल को तो सिर्फ नीचे ब्लड को भेजना है दूसरे चैम्बर, तो उसको ज्यादा प्रेशर लगाने की नीड नहीं है। लेकिन कार्डियक मसल्स होती है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वहां पे मसल्स प्रेजेंट है, बट ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, नीचे थे ऊपर लेयर थिन रहे कंपैरेटिव। इज इट क्लियर? फिर हम वहां पे और बात करेंगे जब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब, कि इनमें भी किसमें ज्यादा थिक होगी, क्यों है, कैसे लेयर है, कितना नर्वस सिस्टम का क्या रोल है, खुद के मायोजेनिक सिस्टम का क्या रोल है, वो सब वहां के क्वेश्चन। आरबीसी अभी चल रही है बेटा, ध्यान रखना, न्यूक्लिएटेड, तो ये दोनों पॉइंट आपके एम्फीबिया के भी है। कल आपने अगर नहीं लिखा हो तो नोट कर लेना, सेम पॉइंट है, ओके, क्योंकि वही हम लोग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो इस स्लाइड से आगे चलेंगे। तो आरबीसी का शेप है ओवल, एंड आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मैच्योर हो या यंग हो वो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है बच्चा। तो अभी एम्फीबिया, दिस वन इज एम्फीबियन एंड दिस वन इज रेप्टाइल। रेप्टाइल में आप देखो, अभी फोकस करो जरा, ये वाला पर्पल पर्पल ऐसे जा रहा है पूरा ब्लू ब्लू, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स में ज्यादा मिक्स ब्लड दिख रहा है, कलर को पहचानने की कोशिश करो, यहाँ पे रेडिश दिखने लगा, ठीक है। तो ये जो हाफ सेप्टा है उसने मिक्सिंग को कम कर दिया, कंसेंट्रेशन ऑफ मिक्सिंग कम हो गई है, और उसी टाइम में वो पंप कर दे रहा है तो ब्लड बाहर चला गया। ऐसा होता है ना कि कभी कभी कुछ पानी में गिर गया और हम उसको मिलने से रोकना चाह रहे हैं, जो डिजोल्व हो सकता है, ऐसा सोचो, फिर हम तुरंत निकालने की कोशिश करते हैं कि वो निकल जाए, तो कुछ थोड़ी दूर का पानी हम कटोरी या ग्लास से ले लेते हैं तो वो पूरा मिक्स नहीं हो पाया, ऐसा हम एज्यूम कर लेते, समझ रहे हो। जैसे नील वगैरह या कोई डाई आप होली का कलर वगैरह में खेलते हो तो आप डाई डालोगे तो वो फिर आप मिक्स करते हो ना उसको, तब वो मिल जाता है उसमें। तो यहाँ मिलने का उसको टाइम ही नहीं मिला, तो कलर कैसे रिप्रेजेंट किया है, हाफ वेनस टाइप का दिख रहा है, ऐसा होता बिल्कुल नहीं है, आप समझो। इस तरीके का हाफ हाफ नहीं है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी CO2 है, इधर भी CO2, रोज हम रिवाइज करते हैं। दिस इज अबाउट द कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड ऑक्सीजन, कहाँ पे CO2 रिच है, कहाँ पे ऑक्सीजन रिच है दोनों दोनों जगह, क्लियर है बच्चा। तो ये हो गया आपका 3.5 वाला, जब हाफ मेंशन करे तो आप इसको करना, अदरवाइज 3 चैम्बर 3 चैम्बर, ठीक है। एंड ये हो गया आपका कंप्लीट 4 चैम्बर। ये सेप्टा दिखा रहा है, ओपनिंग दिखा रहा है बेटा, वॉल्व दिखा रहा है, तो उसको आप ये मत सोचना कि सेप्टा टूटा हुआ है, 4 चैम्बर कैसे हो, वो रास्ता दे रहे हैं, जैसे आपके एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए दरवाजे वगैरह लगे होते हैं वैसे। तो अब आपको देखो यहाँ कोई मिक्सिंग की बात नहीं कर रहा है, इधर आपको ऑक्सीजन रिच दिख रहा है, इधर CO2 रिच दिख रहा है। बॉडी बॉडी का क्या हो रहा है, मिक्स है ना बेटा, इस वाले में CO2 हाई है, इस वाले में ऑक्सीजन हाई है, तो जो हाई है वो अपने डिफ्यूजन प्रेशर के अकॉर्डिंग मूव कर जाएगा। डिफ्यूजन पढ़ाते वक्त मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि डिफ्यूजन का, पार्टिकल का, गैसेस का या किसी भी मटेरियल का डिफ्यूजन दूसरे मटेरियल पे डिपेंडेंट नहीं होता है, वो खुद के कंसंट्रेशन से डिफ्यूज कर रहा है। तो ऑक्सीजन को यहाँ CO2 से मतलब नहीं है, CO2 को यहाँ ऑक्सीजन से मतलब नहीं। मतलब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में, आरबीसी में वो बाइंडिंग कैसे, क्लियर है यहाँ तक, और कोई क्वेरी? ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा ऑक्सीजनेटेड
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई जाए। कंसेंट्रेशन की बात है, अगेन ये हम लोग को पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम इसके टेबल देखना है कि कहाँ पे कितना CO2 है, कितना ऑक्सीजन, पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, अब हम अंदर चलते हैं और सारे इनके सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। तो आपको यहाँ पे देखो जो मार्क करेंगे बस उसको फोकस करना। लंग्स दिख रहे हैं बढ़िया वाले, ब्रेन तो डेवलप चल ही रहे बेटा, सेंसरी सिस्टम डेवलप्ड है। कंपेरेटिवली किसका ज्यादा डेवलप है, मैमल्स में, मैमल्स में भी अपन प्राइमेटा तक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ब्रेन तो डेवलप हो रहा है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, इस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के कनेक्शन है, डेंसिटी है, ये सारी चीजें चल रही। नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स अपन पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम है, ब्रेन है, ये सब चीजें चल रहा है। एंड फिर आप देखो लीवर है, स्प्लीन है, क्लोएका है, इंटेस्टाइन, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को मार्क करते हैं, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, एसोफेगस है। ठीक, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, स्टमक, एसोफेगस पूरा वेल डेवलप्ड आपको दिख रहा है, लेकिन लास्ट में ओपनिंग कहाँ हो रही है, कॉमन चैम्बर क्लोइका में। तो क्लोइका के पास आप देख रहे हो किडनी है, अब मेटानेफ्रिक किडनी बन चुकी है, एडवांस, सुपर एडवांस वाली। ठीक है, बस डायलिसिस का जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है उसके बेसिस पे और फंक्शनिंग के बेसिस पे क्लासिफाई होता है। ठीक है, तो किडनी की ओपनिंग क्लोइका में, डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग क्लोइका में, और ये है मेल, मेल है तो इसके पास दिख रहा है आपको टेस्टिस, दिस वन इज टेस्टिस ब्लू कलर का, उसकी ओपनिंग भी गोनाडक्ट के थ्रू कहाँ है, क्लोइका में। फिर बाहर सब क्लोइकल अपर्चर से रिलीज। ठीक है बच्चा, जॉ तो प्रेजेंट है, जॉ में टीथ प्रेजेंट है, एप्रोडोन, प्लूरोडोन एंड थिकोडोन, तीनों ही टाइम के टीथ आपको पूरे रेप्टाइल्स में दिखेंगे। और ये हो गया आपका स्क्रूज, इज इट इज क्लियर। ठीक है, ये है आपके क्लॉज। अब इसका 5 इधर होगा, ढूंढने मतलब, समझ में आया। नेजल, टू नेसेस, आई डेवलप्ड, सेंसरी सिस्टम डेवलप्ड है बेटा, कोऑर्डिनेशन चलता है। एक अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट और एक बताते हैं चलो देखते हैं। वन पेयर ऑफ मेटानेफ्रिक किडनी, वर्टिब्रेटा में मेटानेफ्रिक किडनी आ गई, इज इट क्लियर। ध्यान रखना, मतलब फिल्ट्रेशन की टेक्नोलॉजी और इनहेंस हो चुकी, आर प्रेजेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। दीज एनिमल्स आर यूरिकोटेलिक, क्या होगा एक्सक्रीटरी मटेरियल, यूरिक एसिड। फॉर वाटर कंजर्वेशन, कॉन्सेप्ट मैंने बताया है, जिसमें यूरिक एसिड होगा उसको एक्सक्रीट करने के लिए वाटर कम लगेगा, जिसमें अमोनिया होगा उसको एक्सक्रीशन के लिए वाटर ज्यादा लगेगा। तो जब सिस्टम इनके पास क्या है, वाटर कम वाला, अभी एक्वेटिक में है वो मत ध्यान लाना, हर जगह वो अप्लाई नहीं होता, पानी में है लेकिन पानी को कितना पी रहा है, पानी कितना अंदर जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कितना है। अब यहाँ स्किन स्केली हो चुकी है, तो स्किन के थ्रू यहाँ इस तरीके से वाटर को पीने वाले रेप्टाइल्स नहीं है, समझ में आ रही है बात। तो उनका जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होगा वो आप ऐसे जनरल में अमोनोटेलिक नहीं कह सकते। ठीक है, एंड इवन उनके पास एनर्जी का प्रोडक्शन ज्यादा है, एटीपी रिच है, बढ़ रहा है एटीपी, खाने पीने की कमी नहीं है। एक आप कार्निवोर खाएंगे तो उसके बाद जैसे पाइथन वगैरह है उसके बाद आराम करते हैं हफ्ते भर, तो ऐसा नहीं है कि रोज रोज उनको खाना भी खाना है, तो उनके पास अच्छा खासा अमाउंट में फूड क्या है, एटीपी को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी एटीपी को यूज करके वो अमोनिया को यूरिया, यूरिया से यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेते, तो कन्वर्जन में उन्होंने एनर्जी लगा। तो जब भी यूरिक एसिड आएगा तो हाई एनर्जी वाला प्रोसेस हो एंड लेस वाटर वाला प्रोसेस हो, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा। हाँ, हाई एनर्जी लेस वाटर, तो हो गया वाटर कंजर्व। जिसको जिस चीज की कमी, जिस चीज के हैबिटेट से मतलब नहीं है, जिस चीज को बचाना है, वो उसके अकॉर्डिंग एडॉप्टेशन को शो करता है। अमोनिया वाले केस में था, उनकी एनर्जी कम है, वो एनर्जी क्यों लगाए, उनके पास वाटर ज्यादा है, तो वो हाई टॉक्सिसिटी को डाइल्यूट करके एक्सक्रीट करते थे। अमोनोटेलिक हाई टॉक्सिक है, मतलब अमोनिया हाई टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी से बात करें तो ये सबसे लेस टॉक्सिक है। तो लेस टॉक्सिक को कम वाटर में ही डिजोल्व करके एक्सक्रीट किया जा सकता है। हाई टॉक्सिक है, देखो टॉक्सिक का मतलब ये नहीं होता है कि वो
किडनी के लिए टॉक्सिक है, वो पूरी बॉडी के लिए टॉक्सिक है, वो ब्लड में है ना, ब्लड से ही फिल्टर हो रहा है। तो वो ब्लड में टॉक्सिसिटी को लेके अगर ब्लड मूव करेगा तो वो सारी मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा। तो उससे बेटर क्या है, उसको कन्वर्ट कर, तो टॉक्सिसिटी को कम कन्वर्ट करने के पाथवे यूज कर ले। ओके बच्चा, तो यूरिया और यूरिकोटैलिक में यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ये लेस टॉक्सिक होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं था, हाई टॉक्सिक में अमोनिया को रिलीज कर दो, वाटर बहुत ज्यादा है, तो वाटर ज्यादा ऐड कर दोगे तो ये इसकी टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। समझ में आया? तो ये आपको कंपैरेटिव ध्यान रखना है। और ये कैसी हो गई, मेटानेफ्रिक हो गई बेटा, पूर डेवलप। अब आपको यहाँ पे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखेगा। फातिमा, कौस्तुभ, प्रणव, वेदा, तुम लोग क्लियर है? ठीक है, ये ट्यूबुलर सिस्टम आ चुके हैं, अब थोड़े से क्वाइल्ड और वेल डेवलप्ड टाइप के होते जाएंगे, और हम लोग तक आते आते ये कैसे है? पूरा एकदम ऐसे क्वाइल्ड क्वाइल्ड क्वाइल्ड, एक नेफ्रॉन इस तरीके से वर्क कर, और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना, पूरे ह्यूमन फिजियोलॉजी का सबसे टफ माना जाता है और सबसे इंटरेस्टिंग। कब कहाँ कैसे कंसंट्रेशन वेरी करेगा, किसकी ऑस्मोलरिटी क्या है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। कौन ब्लड की तरफ क्या जा रहा है, किडनी क्या करती है, ब्लड की तरफ भी भेजती है चीजों, बॉडी की जिसकी नीड है उसको वो वापस बॉडी में भेज देगी, और बॉडी को जिसकी नीड नहीं है वो ब्लड से किडनी यूरिन के फॉर्मेशन में आता रहेगा। तो वो किस स्टेप में क्या चलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और किस तरीके से वो मूवमेंट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे किसकी परमिएबिलिटी है, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। चलो, तो इस तरीके से अब हम अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देख रहे हैं कि जो हायरार्की है वो मेटानेफ्रिक तक आ गई है, लेकिन अभी भी बचा क्या है, किडनी की एनाटॉमी, ये सब चीजें, इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ किडनी बदल रही है, एफिशिएंसी ऑफ किडनी अभी भी चेंज हो। ठीक है बच्चा, तो आप यहाँ पे देखो तो अगेन ओपनिंग इनकी कहाँ जाएगी, क्लोएका। ठीक है, ओपन टू क्लोएका एंड देन क्लोएकल अपर्चर। आई थिंक ये क्लियर है। यूरिक एसिड, वाटर कंजर्वेशन। अब आ जाते हैं थोड़ा सेंसरी सिस्टम पे। ओनली वन ऑक्सीपिटल कंडाइल इज प्रेजेंट इन स्कल। एक ऑक्सीपिटल कंडाइल है, कैसे मूवमेंट करेगा, 360 आराम से कर सकते हैं। 360 का मतलब ये नहीं होता बेटा कि गर्दन घुमा के पूरा बाहर ले आए। दिस इज अमाउंट की, ऐसा नहीं कि वो पूरा रोटेट कर जाए, वो भी नहीं समझना है आपको, वो कर सकता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। गोल गोल नहीं घुमाएगा वो, इधर से गया तो ऐसे ही वापस आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? तो मोनोकॉन्डाइलर स्कल हो जाएगा। अभी फिर से रिवाइज करो, फिसिस का क्या था, फिसिस में मोनोकॉन्डाइल, डाइकॉन्डाइल, फिसिस में क्या है, मोनोकॉन्डाइल, एम्फीबियंस में डाइकॉन्डाइल, रिस्ट्रिक्टेड हो गया, एंड देन रेप्टाइल्स में मोनोकॉन्डाइल। ठीक है, ओनली वन ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल इज प्रेजेंट इन स्कल, मोनोकॉन्डाइलर स्कल हो गया। फर्स्ट वर्टिब्री पे एक ऐसे फिक्स होगा, और ये रोटेट कर सकता है 360। रिब्स आर प्रेजेंट इन नेक एंड थोरैक्स रीजन, ध्यान रखना, ये हम लोगों के नेक रीजन में रिब्स नहीं है, थोरेसिक रीजन में रिब्स है। अभी इनकी रिब्स कहाँ है, नेक वाले रीजन में भी है रिब्स, समझ में आ रहा है? जो फ्रंटल केस है दैट इज रिब्स। ब्रेन इज वेल डेवलप्ड। अब फर्स्ट टाइम आ गया आपका 12 पेयर ऑफ cranial nerves। तो पेयर ऑफ नर्व्स से याद रखना है, CN, cranial nerves 12 पेयर, टोटल कितनी रहेंगी, 24। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स बेटा, है ना? तो एक्सटर्नल ईयर पिन ना होना मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो जब तक नहीं आ रहा है तब तक आपको ध्यान रखना है कि वो एब्सेंट है। मिडिल ईयर आ चुका था, इंटरनल ईयर बहुत पहले आ चुका था, तो इंटरनल ईयर है, मिडिल ईयर है, और साइकिल्स होंगे मिडिल ईयर में, एंड एक्सटर्नल ईयर सेंस करने के लिए रहेगा, बाकी ये सुन नहीं सकता है। जैसे सांप बीन बजा के आ जाते हैं ना, वो एकदम फेक स्टोरी है, जितना दिखाता है कि बीन बजाए सपेरा आया और अभी सांप जहां पे भी होगा वहां से निकल विकल के आ जाएगा। और दिस इज ए ह्यूज काइंड ऑफ
अर्निंग जॉब है ये, ठीक है। सवेरे लोग लेके जाते हैं, छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो बीच में जाते हैं, वो निकलेंगे भी, वो नॉन पॉइजनस होते हैं ऑलरेडी, दांत वांत तोड़ के। हर जगह नहीं, मैं ये नहीं बोल रही, होते भी है, और स्नैक कैचर है ऑलरेडी ऑथराइज्ड है, सर्टिफाइड, भोपाल वगैरह में थे सर्टिफाइड, ठीक। तो उनको पकड़ना भी आता है, और उनका उस तरीके का एंटी वेनम, सांप काटने का एक ही ड्रग है बेटा, मतलब जो कैटेगरी है दैट इज एंटी वेनम, और ये हॉर्स से बनाई जाती है, आपको टेस्ट में पढ़ना है, माइक्रो से वहां पे ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में थोड़ा। तो जब हम ड्रग्स पढ़ाएंगे वहां पे आपको बताएंगे कि धीरे धीरे हॉर्स को इतने सांप से इतने कंसंट्रेशन में पॉइजन दो, इतना कट कराओ कि वो मरे ना, और उसके अंदर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप हो जाए। फिर वहां से उसको आइसोलेट किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, एंड देन उसको इंजेक्शन या टैबलेट के फॉर्म में पैक, इंजेक्शन के फॉर्म में पैक किया जाता है, ठीक है बच्चा। और एंटीवेनम इज वन ऑफ कॉमन ड्रग जो आपको हर हॉस्पिटल में दिखेगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है, लोग डर जाते हैं, मैक्सिमम केसेस जो सांप काटने के आते हैं वो हार्ट अटैक से डेथ होती है, उनको सांप से नहीं होती। सांप को देखा, देख के ही बस जान चली गई कि काट लिया है, दादा मर गई, वो वाली चीज होती है, ठीक है। और दूसरा, पॉइजनस है तो वो जो झाड़ फूक वाला अपने देश में बहुत स्ट्रॉन्ग है, डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले झाड़ फूक वाले के पास जाएंगे, तो जब तक जाएंगे वो आम जूम होगा, तब तक तो वो सप्लाई बढ़ जाएगी, फैल जाएगा। और जो इनका मोड ऑफ एक्शन होता है वो हमारा न्यूरोटॉक्सिक एंड हीमोटॉक्सिक, मतलब हीमोराइजिक, समझ लो कि अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, बॉडी में जगह जगह इंटरनल ब्लीडिंग हो गई। या जो न्यूरोटॉक्सिक है, जैसे करेत वगैरह, कोबरा वगैरह, ये न्यूरोटॉक्सिक, ये जो आपका डायफ्राम का मूवमेंट हो रहा है ना रेस्पिरेशन के लिए, इस मूवमेंट को ब्लॉक कर देते। तो डायफ्राम का मूवमेंट नहीं हुआ, अब सुनते नहीं हो तुम लोग, मुझे भी लगता है मैं क्यों बता रही हूँ। डायफ्राम का मूवमेंट बंद हो जाएगा तो हम लोग का वॉल्यूम वाला रेस्पिरेशन है, वॉल्यूम से वर्क कर रहा है। तो वॉल्यूम कब बढ़ेगा, जब हम मूव करा रहे हैं, डायफ्राम को बढ़ा रहे हैं, रिब केज को ऊपर उठा रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो डायफ्राम का मूवमेंट नहीं हुआ तो हमारी ब्रीदिंग बंद हो जाती है, इसलिए बहुत जल्दी फिर डेथ होती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नॉन पॉइजनस होते हैं, डर के वजह से डेथ होती है। ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, इवन कोई सुनने की भी एबिलिटी इनके पास नहीं होती। वो वाइब्रेशन को सेंस करते हैं, वो जो बीन की धुन पे नाचते हुए दिखेगा, वो बीन को देख रहा है सांप, एक्चुअली वो बीन के मूवमेंट को देख रहा है। कभी भी देखोगे सपेरा ऐसे बीन नहीं बजा, ठीक है, वो ऐसे भी नहीं बजा, देखो आप जब भी, वो सपेरे को भी पता है कि वो उसके गाने पे नहीं नाचे, वो जैसे जैसे बीन घुमाएगा वैसे वैसे सांप मूव करेगा, और उसका मोनोकॉन्डाइल स्कल है, ठीक है। तो वो आपकी तरफ भी जब भी वो मूव करेगा या जिधर से वाइब्रेशन आएगा वो उसको सेंस करके पलटता है, वो किसी को नहीं सुन रहा, इसलिए सांप भागता है, उसको लगता है, उसको फील हो जाता है कि यहाँ उसको खतरा है, तो वो भी भागता है। लेकिन भागने भागने में अगर उसको किसी ने पहुंचाया है, हाँ, उसके ऊपर पैर पड़ गया, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में ही कट करता है। अदरवाइज उसको ऐसे कोई खाना पीना नहीं मिल रहा है, मतलब वो एक होता है ना कि शेर क्यों मार रहा है, वो खाने के लिए मार रहा है, लेकिन सांप क्यों मारेगा, उसके फूड नहीं होगा, ठीक है। तो वो अपने को बचाने के लिए उसके डिफेंस की मैकेनिज्म होती है, एक होता है डिफेंस, एक होता है ऑफेंस बिट, तो ध्यान रखना ये चीज। तो फ्लैंक का जो रोल है वो पॉइजनस स्पीड का है, वो ऑफेंस वाला मैकेनिज्म, उसके डिफेंस का मैकेनिज्म, अटैकिंग मैकेनिज्म नहीं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर, टिम्पैनम हमने एम्फीबिया में भी बात की थी, मतलब आपको बाहर से देख के पता चलेगा कि इस जगह पे अंदर में ईयर का मिडल ईयर वाला पोर्शन प्रेजेंट, और ये वाइब्रेशन को सेंस करता है। लेटरल लाइन एब्सेंट हो चुका था एम्फीबिया में ही, सिर्फ आपको कहाँ प्रेजेंट था, एक्वेटिक में या लार्वल स्टेज में। एक्वेटिक से रिलेटेड है, वाइब्रेशन को, वाटर के वाइब्रेशंस को सेंस करना है इसको। एट द रूफ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आप मार्क करना, नोट कर लेना, जैकब्सन्स ऑर्गन, ठीक है। जैकब्सन्स ऑर्गन इज ऑल्फैक्टरी ऑर्गन, मतलब स्मेल से रिलेटेड। तो सांप वाइब्रेशन ले सकता है, या इवन हम रेप्टाइल्स की बात करें वो भी वाइब्रेशंस को सेंस कर रहे हैं, वो स्मेल को सेंस करते हैं, ओके बच्चे। लेकिन वो सुनते नहीं। एट द रूफ सीलिंग ऑफ बक्कल कैविटी, रूफ सीलिंग कैसे हुआ, जैसे हम लोग का क्या है, ये पैलेट है ऊपर, हार्ड पैलेट,
दैट इज अवर रूफ। तो नेजल से देखते हैं तो वो छत वो फ्लोर है, लेकिन बकल कैविटी से देखते हो तो आप रूफ है। जैसे एक लाइन थी, छत को बड़ा गुमान था अपने छत होने का, ऊपर दूसरे ने मकान बना लिया और वो फर्श बन गया। मैंने कहा क्या ही लिख देते हैं लोग। तो समझ में आया तो कि इसको बड़ा गुमान है कि ये छत है, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही कंस्ट्रक्शन हुआ वो क्या बन गया, जमीन पे आ गया। तो लोगों की क्रिएटिविटी है। तो उसी तरीके से आपको समझना है, जब बक्कल कैविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे हैं तो दिस इज रूफ, एंड जब नेजल कैविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो वही पोर्शन क्या हो जाएगा, फ्लोर। तो जैकबसन ऑर्गन क्या है, ऑल्फैक्टरी है, अपने में भी होता है, डेवलप्ड होता है ना, इनसे लेस डेवलप होता है, सॉरी। स्मेल की एबिलिटी हम लोग की इनसे कम है। तो देखो आप, अपने में इनको बोलते हैं पोमेरोनो नेजल ऑर्गन या जैकबसन ऑर्गन भी बोल सकते हो आप। ये यहाँ पे प्रेजेंट ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है प्रॉपर, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी हेयर्स प्रेजेंट है, मतलब हेयर इज लाइक अपेंडिसेस, ठीक है, ये वाले हेयर नहीं, वो दूसरा एपिडर्मिस वाला। तो वो सेंस करते हैं और यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट होती है, और उस नर्व इम्पल्स से सिग्नल मॉडिफाइड होके आपको पता चलता है कि आपने क्या सूंघा है, उसकी स्मेल है या ऑर्डर है या फ्रेग्रेंस है। ठीक है बच्चों, एंड दिस इज द सिस्टम जो डायरेक्ट एकदम बढ़िया डायरेक्ट कनेक्शन है ब्रेन के पास इसलिए हम फास्ट सूंघते हैं कोई चीज। ब्रेन फिर भी हम लोगों का लेस डेवलप। नर्व्स जैकबसन ऑर्गन, ध्यान से देखो, ठीक है, सेंस कर रहा है सुनने की, और ये कनेक्टेड है ब्रेन से, इसमें भी समझ में आ रहा है आपको कनेक्शन। तो देखो ऐसे तो बोलेंगे तो सब जगह से सबका कनेक्शन है, लेकिन सबसे पास में है ना, डायरेक्ट कनेक्टेड, इससे निकले हुए नर्व डायरेक्ट ब्रेन में चली गई, ये समझ रहे हो आप। तो तेज रिस्पॉन्स जाएगा। जैसे हम कहें कि भाई कहीं किसी चीज का हेडक्वार्टर है, और हम उस हेडक्वार्टर के ऊपर ही हमारा रूम है, तो हमारा हो गया ना डायरेक्ट कनेक्शन। जैसे हम डीपीएस में जब पढ़ाते थे तो हम गर्ल्स हॉस्टल में ही फैकल्टी रूम जो था वहां पे रहते थे, तो हम 24 आवर अवेलेबल थे वहां बच्चों के लिए। इवन रात के 10 बजे आ जाती थी दो तीन लड़कियां, मैडम ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, तो 10 11 12 ऐसे भी बच जाते थे। क्यों, क्योंकि हम अवेलेबल हो गए, तो उनके लिए हम रिच पे हो गए। जो बाहर बच्चे हैं या बॉयज हॉस्टल वाले हैं उनके लिए फिर भी एक टाइम के बाद 8 9 बजे के बाद हम उनके रिच में नहीं है। समझ रहे हो। तो ये कैसे आपको हम समझा रहे हैं कनेक्शन। मैडम हम सबके थे, लेकिन किसको कितना ज्यादा अवेलेबल मिल, समझ में आ रहा है। तो उसी तरीके से आप इसको समझो कि जो हम लोग का ऑल्फेक्शन होता है, जो जैकबसन ऑर्गन वाला इनके में है, ये हाईली रिलेटेड है, क्लोजली रिलेटेड। दैट्स व्हाई इनकी जो स्मेल की कैपेसिटी होती है वो काफी फास्ट है। स्केलेटन सिस्टम पे आ जाते हैं। देखो, जो चीज यहाँ पे फोकस करनी है आपको, लिम्ब स्केलेटन दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, बट फिर भी ये टेट्रापोडा है, टेट्रापोडा लिम्बलेस। ठीक है बच्चा, रेप्टाइल्स का जो एवोल्यूशन हुआ है वो पोडा से ही हुआ है, पैर थे और इनमें वो रिड्यूस्ड हो गया। ये पूरा का पूरा स्केलेटन है, टेरिस वगैरह नहीं है, अंदर का एंडोस्केलेटन शो कर रहा है। ये टेल तक आपको दिख रहा है बोन, यहाँ पे भी टेल तक आपको बोन दिख रहा है। और आप यही चीजें हम आपको समझाते हैं कि बायलैटरल है तो लेफ्ट और राइट ऐसे चले। अभी जैसे ये स्केलेटन का है, इसी तरीके से नर्व्स का जब हम लोग देखते हैं तो नर्व्स का रहता है। दैट्स व्हाई एवरीथिंग इज पेयर, पेयर में हम बात करते हैं। चलो, एक्सक्रीटरी सिस्टम का यूरेटर, जेनाइटल डक्ट एंड एलिमेंट्री कैनाल, अगेन क्लोएका की बात होगी, सिंगल क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर की तरफ रिलीज होती। दीज आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। डायोसियस, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल होगा इसका मतलब है कि कॉपुलेटरी ऑर्गन होना चाहिए। ठीक है, 1 और 2 पेनिस, लेकिन ये डेवलप मैमल्स वाले तरीके के नहीं होंगे, इसलिए अगेन इनको हेमी पेनिस भी बोलते हैं। इज फाउंड इन मेल, कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑलवेज प्रेजेंट इन मेल्स। ये सब छोटे छोटे गलतियां इनको तो नहीं करना बेटा, मेल का फीमेल में, फीमेल का मेल। ठीक है, तो हमने कहा देखा था, क्लास्पर्स देखे थे। क्लास्पर्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्ट्रिक्टिस।
क्या बेटा? क्लास पर कॉपलेटरी ऑर्गन था, फिशेस में नाम आ चुका है कॉपलेटरी ऑर्गन का ये, ठीक है। वो मेल में प्रेजेंट होगा, दैट इज यूनिवर्सल। किसमें था? कॉन्ड्रिक्टिस में कि ऑस्ट्रिक्टिस में? कॉन्ड्रिक्टिस का कैरेक्टरिस्टिक्स था लोकेशन कॉर्डल फिन के पास, पेल्विक फिन के पास, ठीक है, पेल्विक पीछे की तरफ। इज फाउंड इन मेल एनिमल्स एज कॉपलेटरी ऑर्गन। दे आर मोस्टली ओविपेरस एंड पेरेंटल केयर दिखेगी, ठीक है। एग्स आर लेदरी, एग्स वाला क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एडवांसमेंट, आवाज मत करो थोड़ी देर, थोड़ा और फिर मैं ब्रेक दे दूँ, ठीक है। एग्स आर लेदरी, अपीयरेंस जो है ना, लेदर समझ में आते हैं, लेदर, ठीक है। तो कैसा है ना कि वो एग गिर जाए कुछ हो जाए तो थोड़ा एक उसको रेजिस्टेंस, अब एग से फेंकना नहीं, थोड़ी देर के लिए उसको लुढ़क रहा है तो रेजिस्टेंस मिल जाए, उस तरीके का लेदरी अपीयरेंस रहेगा उसका अंदर की तरफ। एंड क्लीडोइक, क्लीडोइक इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बेटा, ध्यान रखना। एमनियोट, ए एमनियोट, ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के। क्लिडोइक एग मतलब जिस एग के पास शेल प्रेजेंट हो, किसका बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। Eggs are covered by a shell made up of CaCO3 calcium carbonate. This is advancement over the amphibian. Okay? डेवलपमेंट, अब ये ओवीपेरी थे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ, एग रिलीज किया इन्होंने, एग के अंदर योग प्रेजेंट होगा और उसकी वजह से डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट में हम लार्वा को गायब कर सकते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि बाहर जब निकलेगा तो वो प्रोजेनी एडल्ट के तरह ही निकले, कोई लार्वल स्टेज में नहीं निकले। ओके बच्चों, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, लार्वा स्टेज इज एब्सेंट, पेरेंटल केयर इज ऑफन generally parental care को शो कर। In reptiles, birds and mammals, all with three embryonic membranes, amnion, अब यहाँ पे आप मेम्ब्रेन का नाम नोट कर लो, कोरियन एंड एलेंटोस आर प्रेजेंट। अब सबसे एडवांस्ड वाले एग आ चुके, ठीक है। अब क्या होगा, चलो मैं इसमें डिटेल में नहीं जाते, आप कंफ्यूज कर जाते, बस आप इतना समझो कि जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है ना वो किसमें कितना ज्यादा प्रेजेंट है, उसके लेवल पे आप एग को डिफरेंशिएट करोगे कि बर्ड का एग कैसे रहता है, मैमल्स का एग कैसा होता है, रेप्टाइल का एग कैसा होता है। बाहर से शेल सबको मिल चुका है, ठीक है, तो शेल इज नाउ कॉमन थिंग, ठीक है ना, मुर्गी के अंडे में कवर रहता है जैसे, ठीक है। ऑल द थ्री एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियन, एमनियन प्रेजेंट होता है तो उसी को बोलते हैं एमनियोटा, एमनियोट्स, ठीक है। एमनियन, कोरियन, एलेंटस आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल मार्क चल रहा है, रिप्रोडक्शन बाय द इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कॉपलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है, एंड उसके बाद एग को रिलीज कर रहे हैं, एग को हैचिंग शो कर रहे हैं, पेरेंटल केयर दिखा रहे हैं, जनरल, जनरल केस में कुछ को ऐसे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एग रिलीज हुआ और वो आगे बढ़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हाँ वो एग, तो वो उनके में क्या है, पेरेंटल केयर नहीं दिखेगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने बताया वेल डेवलप्ड, आपको दिख रहा है सिस्टम डेवलप्ड है। अब यहाँ पे ओवरी को शो कर रहा है, मतलब ये फीमेल का है। गोनोडक्ट प्रेजेंट है दोनों ही केस में, गोनोडक्ट की ओपनिंग दोनों ही केस में क्लोएका है, एंड क्लोइकल अपर्चर से बाहर की तरफ। देखो ये पेरेंटल केयर की बहुत प्यारी इमेज है, ये सब इमेज को अवार्ड मिलता है ना, बहुत पेशेंस के साथ। एक कभी परसों न्यूज आया था, 2 साल वेट करके उसने ब्लैक पैंथर का फोटो कैप्चर किया, मतलब मुझे भी वाइल्ड फोटोग्राफी का वैसे इंटरेस्ट है, तो ये सब अगर आपको फोटो लेना है और कोई फ्रेम कैप्चर करना है इस तरीके का, तो आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि आप उसको बोल तो सकते हैं क्योंकि चलो पोज दो, ठीक, तो पोस्ट तो उससे ले नहीं सकते हो, तो रेयर आप वेट कर रहे हो तो कभी आपको दिख जाएगा, तो सालों इसका वेट करते हैं। अब जिनको ये पेशेंस है और जिनका ये पैशन है, तो वो इसी के लिए, तो ये रियल इमेज आपको दिख रही है, ये स्क्रूट्स दिख रहा है, तो ये पेरेंट बॉडी है और उसके ऊपर छोटे छोटे को, ठीक है। स्नेक्स का देखो, पेरेंटल केयर्स को शो करते हैं, छोटे छोटे स्नेक्स दिख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सभी अपना पेरेंटल केयर को दिखाते हुए दिख, ठीक है।
एग का केयर कर रहे हैं. व्हाट आई एम सेइंग दिस इज डेवलपिंग फ्लूइड रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. ओके, अब उसको बाहर से वो कनेक्शन नहीं बना सकता, शेल मिल चुका है, बाहर से वो किसी तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है बेटा, प्रोटेक्टिव लेयर है. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो अब वो जो भी डेवलप हो रहा है वो इंटरनल मटेरियल से डेवलप हो रहा है. तो Yorkshire is also attached with embryo, that is the developing nutrients. These classes are grouped under amniota. ध्यान रखना, amnion present है, amniota. एन amniota मतलब एब्सेंट है. जो आपका एम्फीबियंस आए, फिशेज आए, वो क्या थे? इन amniota. ठीक है, ए लगा के आप एब्सेंट नहीं कर सकते, यहाँ पे एन लगा देना, एन amniota. ठीक है बच्चा, ए को प्रोनाउंस करके देखो कैसे करो, करो तो जरा, करो इसको प्रोनाउंस. डिफरेंस समझ में आ रहा है इसमें और इसमें? क्या बोल रहे हो? इसलिए यहाँ पे क्या है, एन साइलेंट नहीं है, एन एमनियोटा. तो डिफरेंस ध्यान रखना. These classes are grouped under amniota क्योंकि amnion layer यहाँ पे प्रेजेंट है. So reptiles are first amniotes. ये आपका क्वेश्चन. While fishes and amphibians are grouped under amniota group because extra embryonic membranes amnion is absent. क्लियर है बच्चों? पता है मुझे ये नहीं क्लियर हो गया, छोटी मोटी चीज नहीं है. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपकी क्लास चलेगी, पूरा पेपर रहेगा जब आप मेडिकल में जाओगे. ठीक है, अभी बस आप समझो, यहाँ पे कुछ चाहिए ना, उसको डेवलप होने के लिए कुछ चाहिए. देखो, जब एक बेबी माँ के वॉर्म में ग्रो करता है, यूट्रस में ग्रो कर रहा है, हम लोगों के केस में तो 9 महीने वो माँ से फूड ले रहा है ना, माँ से न्यूट्रिशन ले रहा है, टेस्ट है, चीजें उसकी मॉडिफाई हो रही है, डेवलपमेंट है. हर वीक का डेवलपमेंट आपको पढ़ना है. मंथली डेवलपमेंट क्या होता है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको देखना है. तो उस तरीके का इनके साथ तो इनका मदर से भी कोई कनेक्शन रह नहीं गया ना. कनेक्शन इन द सेंस सप्लाई से. हैचिंग इज डिफरेंट. ओके बच्चों, तो सब कुछ इनको अंदर चाहिए डेवलपमेंट के. तो वही लेयर्स हैं बेटा जो उनके में डेवलपिंग हेल्प करती है. तो इनको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर, एमनियन, एलेंट्रन एंड कोरियन. क्लियर है? अब सुंदर सी इमेज तो ऐसे कह रहा रिप्रोडक्शन हो गया, रखा था. चलो, अब यहाँ पे इन्हीं से स्टोरी आप रुको, थोड़ा एग्जांपल वगैरह. अब देखो, रेप्टाइल रेप्टाइल पे अटैक करते हैं, रेप्टाइल्स रेप्टाइल पे अटैक करते हैं. ठीक है, तो आपस में भी इनका प्रिप्रेडेशन चलता है. वेरी इंपॉर्टेंट, वाई सक्सेसफुल ऑन लैंड. कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए बेटा. पढ़ चुके हो आप, एक जगह नोट्स बना लेना. हॉर्नी स्केल्स प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम बॉडी. इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ तो एक टाइम तक वो जो फर्टिलाइज एग डेवलप हो रहा है, शेल वगैरह बन रही है, वो अंदर हो गया. तो इन्वायरमेंटल फैक्टर का उस पर अपेयरेंस कम दिखा. दिस इज अगेन एडवांसमेंट. और जब एम्फीबियन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा था तो वाटर बॉडीज में कम हार्म है ना. उसके ऊपर म्यूकस की जिलेटिनस सारी कवरिंग प्रेजेंट है और उसको प्रिवेंशन मिलेगा. समझ में आ रहा है? तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेल डेथ बताया मैंने. फ्लूइड फिल्ड एमनियन अराउंड एम्ब्रियो टू प्रोवाइड एक्वेटिक एनवायरनमेंट. ठीक है, हम लोगों में भी एमनियोटिक फ्लूइड होता है. बेबी के चारों तरफ एमनियोटिक कैविटी होती है और उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है. उस एमनियोटिक फ्लूइड के टेस्ट से हम ये सब तो मेरे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम बताएंगे, वहां से टेस्ट कर सकते हैं. उसको एनालिसिस करेंगे तो जेनेटिक डिसऑर्डर के टेस्ट हो जाते हैं. क्या बेबी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है? ठीक है, जेंडर चेक हो जाता है, मेल है फीमेल है, इस तरीके के टेस्ट होते हैं. तो वही एमनियोटिक फ्लूइड बेटा. सेल है, लिक्विड है, लेकिन वहां पे सेल प्रेजेंट है. सेल है तो डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए है तो फिर इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि जो बेबी अंदर डेवलप हो रहा है वो किस तरीके का बेबी होगा. एक्वेटिक एनवायरनमेंट को मेंटेन किया हुआ है सेल के अंदर, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं. फ्लूइड भी लिख लो. और
एमनियन, चलो हम यहाँ पे एक चीज लिखा देते हैं, लिख लो। एमनियन इज एम्ब्रियोनिक लेयर and cavity is amniotic cavity and which bears fluid, फ्लूड क्या हो जाएगा, एमनियोटिक फ्लूड। और ये सब उसके अंदर डेवलप हो रहा है, तो हमेशा ध्यान रखो बेटा, ये सब सेलुलर पार्ट, दीज आर सेल्स, ठीक है, समझ में आया। इसमें जो मेन चीज आपको फोकस करनी है दैट इज शेल एग, एमनियन होना एंड स्केल या स्कोर्स का फॉर्मेशन। फातिमा तुम लोग 10:30 नहीं 11:45 के अकॉर्डिंग निकल लेना घर से। 10:45 पे हम क्लास में आना आराम से, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया सक्सेसफुल लैंड पे क्यों है। अब ओवर एम्फीबिया अगेन हॉर्नी ऑर्बिटर्मल स्केल, क्लॉज, क्लॉज एब्सेंट थे एम्फीबिया में, डिजिट आ गई थी लेकिन डिजिट पे क्लॉज नहीं थे। वो क्लॉज आया मतलब डिफेंस के लिए उनके पास सिस्टम आ गया एक और एडिशनल। टू नेक वर्टिब्री मॉडिफाइड टू प्रोवाइड मोर नेक मूवमेंट। अब ये पहले के एमसीक्यूज हैं बेटा सब, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर सैक्रम, चलो ये भी बताना पड़ेगा। इस स्केलेटल सिस्टम का अभी हम इसको आगे कवर। रिप्स इन्वॉल्वमेंट रेस्पायरेशन, ठीक है, मतलब जो वॉल्यूम वाली बात कर रहे हैं उस तरीके का रेस्पायरेशन स्टार्ट हो गया। अभी हमने एम्फीबिया के केस में क्या बताया था, वो बक्कोफेरेंजियल कैविटी में एयर लेगा एंड देन उसको प्रेस करेगा और वो लंग्स में सप्लाई जाएगी, लंग्स जिसमें रोल प्लेगा, अदरवाइज वो क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कर रहा है। partial division of ventricle, half septa, that's why it is less venous comparatively to amphibian. Shelled egg, embryonic membrane, अच्छा लेयर यहाँ लिखवा दिया मैंने, लेयर से कंफ्यूज मत हो जाना, एम्ब्रियोनिक लेयर नहीं, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। हम लोग तो क्या कर लेते हैं डिफरेंस, आप चले जाओगे कि एम्ब्रियोनिक लेयर तो मैम ने 2-3 बताई थी, मेम्ब्रेन इज मोर एक्यूरेट। एम्ब्रियोनिक लेयर वही थी ना, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं करना, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन लिख। चलो अब यहाँ कुछ पॉइंट, न्यूरोटॉक्सिक, हेमोटॉक्सिक, ठीक है, हेमोराइजा मतलब इंटरनल ब्लीडिंग, जैसे आपने टर्म सुना होगा ब्रेन हैमरेज हो, ठीक है, किसी को ब्रेन हैमरेज हो मतलब उसकी ब्रेन की वेसल्स फट गई, तो ब्रेन में क्या हो गया, ब्लीडिंग हो गई। अब ब्रेन इज वेरी सेंसिटिव, ठीक, ब्रेन की ब्लीडिंग तो कोई नहीं बच सकता है, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर बहुत ही ज्यादा फेटल है। तो इन सब चीजों में अभी ये क्या है, इसका हीमोटॉक्सिक जो मोड ऑफ एक्शन है उसमें क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। एंड न्यूरोटॉक्सिक ये फास्ट कराता है, न्यूरो मतलब नर्वस सिस्टम पे अटैक किया है, ब्लीडिंग तो फिर भी थोड़ा थोड़ा होगी और थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। न्यूरोटॉक्सिक में क्या है, ऑल ऑफ सडन, जैसे सबसे फास्ट जिनसे डेथ होती है वो कैसे उनका रिस्पॉन्स होता है, न्यूरोटॉक्सिक। मैं बस इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, ऐसा मत सोचना कि बहुत ज्यादा पढ़ा। फैंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। मैक्सिलरी, मैक्सिला में प्रेजेंट होते हैं, मैंडिबल और मैक्सिला समझ में आता है ना, ठीक है, तो मैक्सिलरी टीथ है लोकेटेड इन मैक्सिला, पॉइजनस टीथ नोन एज फैंग, इमेज भी देखे थे हम लोग। स्नेक पॉइजन इज अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स एंड स्पेसिफिक टॉक्सिन, इट बिकम्स फैटल व्हेन मिक्स्ड विद ब्लड, मतलब एक्टिविटी इसकी ब्लड में जाके फास्ट हो जाती, क्यों, क्योंकि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चला गया और वो तो मूव ही कर रहा है, उसका तो साइकिल ही है बेटा इतना फास्ट, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या होता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो,
पहले उस जगह को बांधो, टाइट बांधो। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सांप काटा है तो वो मूवी वाला नहीं कि कोई बाहर उसको खींचेगा, जहर बाहर आ जाएगा, या सांप को बुलाओ, सांप आएगा दोबारा जहर पूरा सक कर लेगा, ये सब मूवी में होता है। एक्चुअली में क्या है, उस जगह को बांधो और डॉक्टर के पास जाओ, एंटीवेनम। तो ब्लड के सर्कुलेशन वहां पे उतने जगह पे होगा और उसको रिवर्स किया जा सकता है, लिविंग रहेगा, वो पार्ट लिविंग रहेगा, तो वहां से डिटॉक्सिफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर सर्कुलेटरी सिस्टम मूव कर गया तो वो पूरी बॉडी में ट्रेवल कर जाए, और इसमें उसको ज्यादा टाइम नहीं लगना, हार्डली विद इन मिनट हो जाता है ये सारी चीज। समझ में आ रहा है? पहले तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे बेटा। अभी आप बस एग्जांपल्स पे ध्यान देना, जो एग्जांपल्स दिए हुए। मोस्ट फैटल स्नेक तो एटलीस्ट याद रखना, करेक्ट। ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में वेनम को इंजेक्ट करता है, जिसकी क्वांटिटी जितनी लार्ज, जितना पॉइजन उतना तेज उसका फैटेलिटी रेट रहेगा। करेक्ट। एंटी वेनम सिरप। इवन ये भी क्वेश्चन आए हुए, ये आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे। अपने इंडिया में कहा, हॉपकिन इंस्टीट्यूट मुंबई, एंड सीआरआई कसौली शिमला। ये दो ही सोर्स है जहाँ पे एंटीवेनम का प्रोडक्शन होता है और फिर सप्लाई है। इन इंडियन एंटीवेनम इंजेक्शन आर प्रिपेयर्ड एट। तो इसको बनाने के पीछे देखो, मैं तो बहुत इजी तरीके से टेक्नोलॉजी वाली क्वेश्चन को पढ़ा। जहर को जहर काटता है, ठीक है, जहर को जहर काटता है, तो एंटीवेनम कैसे जनरेट हुआ है, खुद जहर से ही जनरेट हुआ है। जैसे पहले एक चंद्रकांता करके सीरियल आता है, जिस कन्या लोग, हम लोग छोटे थे, तुमने शायद नहीं देखा होगा, मम्मी पापा से पूछना है तो बहुत फेवरेट सीरियल होता था। महाभारत रामायण के बाद जो सबसे फेवरेबल फेवरेट था, एक तो कैप्टन व्योम। ठीक है, टेक्नोलॉजी वाला थोड़ा होता था, कैप्टन व्योम था। शक्तिमान था। एंड उसके बाद एक फेवरेट था चंद्रकांता। तो चंद्रकांता में जो स्टोरी होती थी, विलेन उसमें क्या थी, विष कन्या थी। तो विष कन्या जहर पीती थी डेली, इसलिए वो कन्वर्ट हो गई विष कन्या में, ये उसकी स्टोरी। तो उसी तरीके से क्या है, एंटी वेनम बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, धीरे धीरे सांप से कट कराया जा रहा है, और उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी जनरेट हो गया, उसके सांप हॉर्स के बॉडी में, उसको आइसोलेट कर दिया। जैसे भी प्लाज्मा थेरेपी चला था, तो प्लाज्मा थेरेपी क्या था, प्लाज्मा में एंटीबॉडीज प्रेजेंट थे, उस प्लाज्मा को ट्रांसफर कर दो। क्यों? क्योंकि उनको कोरोना हो चुका था। तो कोरोना जब उनको हुआ तो वो बच चुके हैं ना, बच गए, इसका मतलब उनके अंदर एंटीबॉडी बनी है। किसी ने, हमारे हमारे इम्यून सिस्टम ने उनपे अटैक किया बेटा, है ना। अब बेटा यहाँ पे देखो, आप एनसीईआरटी में भी आपको रेंज ऑफ एग्जांपल है, इसलिए आप बच नहीं सकते हो, ये एग्जांपल्स आपको करने पड़े। शेलॉन, चेलॉन कुछ भी बोल लेना। टर्टल, टेस्टोडो टर्टोइस, कैमलियन ट्री लेजर्ड, ये ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये तो याद ही रहता है इसलिए हमने नहीं बोला। कैमलियन इंपॉर्टेंट है, ट्री लेजर्ड क्योंकि ये इससे कंफ्यूजन कर जाता है। गार्डन लेजर्ड, कैलोटस, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, फ्लाइंग, ठीक है, फ्लाइंग शो करता है ये, एलिगेटर है। हेमीडेक्टेलस, वॉल लेजर्ड, ये ध्यान रखना, आपके घर वाली। नाजा नाजा साइंटिफिक नेम भी होता है, नाजा नाजा पता नहीं किसने दी। ठीक है, किंग कोबरा, बैंगरस, करेर, वाइपर, वाइपर, वाइपरा, वाइपर। ठीक है बच्चे, यहाँ पे रेप्टाइल आपका खत्म हुआ। एनसीईआरटी के लाइन कवर हो गए होंगे, आप मार्क करो, एग्जाम्पल यही सब होंगे। चलो अभी ओवर करते हैं, तो तुम लोग भी आ जाओ, मैं दोबारा कोई लिंक नहीं सेंड कर रही हूँ, आ जाओ यहाँ पे ना।